इस कहानी के सभी पात्र, घटनाएं और स्थान पूरी तरह काल्पनिक है। इनका किसी भी व्यक्ति या वास्तविक घटना से कोई संबंध नहीं है। मैं सृष्टि यह पूरी कहानी अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करती हूँ ताकि आप तक एक बेहतरीन मनोरंजन पहुँचा सकूँ। अगर आपको मेरी आवाज़ और कहानियाँ पसंद आती है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक व शेयर करना ना भूलें। डेविल किंग गिलार्डो भाग 20। पिछले पार्ट में आप लोगों ने पढ़ा था कि सिया को आयंसी की तबीयत कुछ खास अच्छी नहीं लग रही थी। अब आगे एक और नई सुबह ने आयंसी की ज़िंदगी में दस्तक दे दी थी। आयंसी के साथ हुए हादसे को गुजरने महीने होने वाले थे। अब आयंसी भी उस हादसे से थोड़ा थोड़ा उभर रही थी, लेकिन आज भी उसके दिल में उस हादसे को लेकर एक डर पनप रहा था। कभी कभी वो नींद में डरकर उठ जाती थी, लेकिन कहते हैं ना, जब एक माँ अपने बच्चे के साथ होती है तो बच्चा खुद को हमेशा महफूज समझता है। वैसे ही आयंसी के साथ था। सीए का आंचल की छाँव में वो खुद को महफूज समझती थी, लेकिन इतने वक्त में कुछ नहीं बदला था। तो वो ये था कि आयंसी कभी अपने कमरे से बाहर नहीं आई। वो अभी भी राघव सिया के कमरे में ही रहती थी। इस वक्त आयंसी वॉशरूम में थी और सिया ने उसे नहला दिया था। अब उसके शरीर में से उन निशानों का रंग भी हल्का होने लगा था। नहलाने के बाद सिया आयंसी को एक प्यारा सा पिंक कलर की टी शर्ट जिसमें डोरेमन बना था वो पहना देती है और उसके साथ पिंक कलर का पैजामा। इन कपड़ों में वो बहुत प्यारी लग रही थी, लेकिन आज आयंसी की तबीयत कुछ सही नहीं लग रही थी। उसका पूरा चेहरा पीला पड़ा हुआ था और सुबह से 2-3 बार उल्टियाँ भी हो चुकी थी। आयंसी वॉशरूम से निकल कमरे में आती है, लेकिन वो 2 कदम ही चल पाती है कि बेहोश होकर गिर जाती है। आयंसी को बेहोश देख सिया के हाथ पैर ठंडे पड़ जाते हैं। वो जल्दी से आंसू के पास जा उसे उठाते हुए कहती है, आंसू आंसू उठो बेटा, क्या हुआ तुम्हें? इस वक्त सिया की आंखों में आयंसी के लिए चिंता और घबराहट साफ साफ नजर आ रहा था। आयंसी को बार बार उठाने पर भी जब वो नहीं उठती तो सिया काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है। वो जल्दी से सभी को बुलाकर लाती है। कुछ ही देर में सभी कमरे में मौजूद थे। आयंसी को इस तरह बेहोश देख वो लोग भी घबरा गए थे। राघव जल्दी से आयंसी को गोद में उठा आराम से बेड पर लेटाता है। उसके बाद विवान जाकर आयंसी को चेक करता है। पहले वो उसकी नब्ज चेक करता है। जब वो आयंसी को चेक करता है तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है और उसके माथे पर पसीने की बूंदें उभर आती है। विवान को देख राघव कहता है, क्या हुआ आंसू, ठीक है ना? सभी विवान के जवाब का इंतजार कर रहे थे। उन सबके मन में एक अनचाहा डर पनप रहा था। विवान सबको एक नज़र देखता है, फिर एक गहरी सांस लेकर कहता है, सी इज 1 वीक प्रेग्नेंट। आंसू माँ बनने वाली है। विवान की बातें सुन सभी के पैरों तले जमीन खिसक जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इस वक्त वो लोग कैसे रिएक्ट करे। राघव गुस्से में दांत पीसते हुए कहता है, क्या बकवास कर रहा है? आंसू प्रेग्नेंट कैसे हो सकती है? सिया आयंसी के मासूम चेहरे को देख विवान से कहती है, भैया आपको पता भी है आप क्या बोल रहे हैं? आंसू सिर्फ 16 साल की छोटी बच्ची है। इतनी छोटी सी उम्र में वो माँ कैसे बन सकती है? विवान, मैं सच कह रहा हूँ, आंसू प्रेग्नेंट है। इसके साथ जो रेप हुआ था महीनों पहले, ये बच्चा उनमें से ही किसी का है। विवान की बातें सुन राघव को गुस्सा आ जाता है। वो गुस्से में जाकर उसका कलर पकड़ दांत पीसते हुए कहता है, क्या बकवास कर रहा है? तू गायनेकोलॉजिस्ट है ना? तुझे आंसू का इलाज करते वक्त इतना होश नहीं रहा कि इस बात का ख्याल रखे कि आंसू प्रेग्नेंट ना हो? विवान नम आंखों से राघव को देखते हुए कहता है, भाई मैं चाहकर भी ऐसा नहीं कर सकता था। आंसू की हालत पहले से ही खराब थी। अगर उस वक्त मैं कुछ करता तो आंसू की जान पर आती और हम अपनी बच्ची को मरने तो नहीं दे सकते थे ना। राघव उसका कलर छोड़ अपना सर पकड़ बेड पर बैठ जाता है। उसका दिमाग इस वक्त काम नहीं कर रहा था। सिया कुछ सोचते हुए कहती है, कल मैं आप सबसे इसी बारे में बात करने वाली थी। आंसू की तबीयत मुझे कुछ वक्त से सही नहीं लग रही थी और इस बार आंसू का पीरियड्स भी मिस हो चुके थे। जिस बात का डर था आखिर वही हुआ, लेकिन इतनी छोटी उम्र में आंसू प्रेग्नेंट कैसे हो सकती है? विवान बिना किसी एक्सप्रेशन के कहता है, हो सकती है भाभी, अगर एक 11 साल की लड़की का पीरियड्स होता है तो वो भी प्रेग्नेंट हो सकती है। लेकिन मैंने सोचा नहीं था कि आंसू इतनी जल्दी प्रेग्नेंट हो जाएगी, क्योंकि उसकी हालत बेबी कंसीव करने जैसी नहीं थी। इस वक्त विवान के चेहरे पर परेशानी साफ झलक रही थी। आरव विवान से कहता है, भाई बच्चा गिरा दो। विवान हैरानी से आरव को देखते हुए है तो आरव कहता है, मुझे ऐसा मत देखो, बिल्कुल सही कह रहा हूँ, इस बच्चे को गिरा दो। आंसू का
एबॉर्शन करवा दो, क्योंकि एक तो आंसू इतनी छोटी है कि वो बच्चा कंसीव नहीं कर पाएगी, दूसरी गुस्से में ये बच्चा उन कमीनों में से किसी एक का है जिसने हमारी मासूम सी बच्ची के ऐसी हालत की है। अगर बच्चा दुनिया में आया तो हम जब भी उसे देखेंगे तो हमें वही सब याद आएगा। और आंसू उस मासूम बच्चे की क्या गलती, इतनी छोटी उम्र में वो उस बच्चे को कैसे संभालेगी। राघव आरव की बात पर हाँ मिलाते हुए कहता है, मैं आरव की बात से सहमत हूँ। मैं इन आने वाले बच्चे की वजह से अपनी बच्ची की ज़िंदगी बर्बाद नहीं करूँगा। सिया नम आँखों से राघव से देख कहती है, जो भी हुआ कुछ उसमें इस मासूम बच्चे की क्या गलती। सिया की बातें पर राघव गुस्से में कहता है, उस बच्चे की नहीं तो क्या मेरी बच्ची की गलती है। तुम ऐसे बोल रही कैसे सकती हो, तुम्हें उस बच्चे की चिंता है, हमारी बच्ची की नहीं। सिया कुछ कहती तभी विवान एक गहरी सांस लेकर कहता है, हम ऐसा नहीं कर सकते भाई, आंसू के केस में बहुत कॉम्प्लिकेशंस हैं। अगर इस वक्त हमने अबॉर्शन किया कोशिश की तो हम अपनी बच्ची खो देंगे, वैसे भी एबॉर्शन एक तरह से क्राइम है। राघव गुस्से में कहता है, तो अब क्या हम उस दिन का इंतजार करें जब आशु इस बच्चे को जन्म देगी। विवान, हमारे पास दूसरा ऑप्शन नहीं है। आशु इस बच्चे को कैरी कर भी सकती है या नहीं भी, लेकिन हम अबॉर्शन नहीं कर सकते। इससे आशु की जान भी को खतरा हो सकता है और फ्यूचर में उसके माँ बनने के चांसेस भी कम है। सिया नम आंखों से कहती है, पता नहीं मेरी बच्ची को और क्या क्या झेलना होगा। तानी परेशान होते हुए कहती है, अगर आंसू की प्रेगनेंसी कंटिन्यू रही तो बेबी होते वक्त उसे कितना दर्द होगा। वो खुद बच्ची है, एक बच्चे को जन्म देना आसान नहीं। हम औरतें जब एक बच्चे को जन्म देते हैं तब हमारी हालत उस वक्त कैसी होती है हम अच्छे से जानते हैं, लेकिन आंसू वो तो इस वक्त बहुत छोटी है। सिया आंसू के बालों में हाथ फेरते हुए कहती है, उन दरिंदों ने मेरी बच्ची की पूरी ज़िंदगी खराब करके रख दिया। मेरी मासूम सी छोटी सी बच्ची को तो अभी ठीक से पता भी नहीं है कि उसके अंदर एक और नन्ही सी जान पल रही है। इस वक्त सिया की आंखें नम थी। सिया सिर्फ नहीं, सभी के चेहरे पर आंसी के लिए चिंता साफ साफ नजर आ रही थी। विवान आंसी के मासूम चेहरे को देखते हुए सबसे कहता है, मैं जानता हूँ ये समय हम सभी के लिए मुश्किल है, लेकिन हमें इन मुश्किलों का सामना करना होगा और उसके लिए पहले हमें खुद स्ट्रांग बनना पड़ेगा, तब हम आंसू को अच्छे से ख्याल रख सकेंगे। हमें आंसू का बहुत अच्छे से ख्याल रखना होगा क्योंकि आंसू के अंदर एक और नन्ही सी जान पल रही है। हमारी एक गलती दोनों की जान पर बन सकती है। आरव गुस्से में कहता है, आप लोगों को जो करना है कीजिए, लेकिन मुझसे किसी भी प्रकार की कोई उम्मीद मत रखिएगा। मैं इस बच्ची को कभी नहीं अपनाऊंगा और ना मैं इस बच्चे की वजह से आंसू की ज़िंदगी बर्बाद होने दूंगा। इतना बोल वो गुस्से में कमरे से निकल जाता है। वहीं बाकी सब उसे जाते देखते हुए रहते हैं। उन्हें भी समझ नहीं आ रहा था कि आरव अपनी जगह गलत नहीं है, लेकिन वो लोग आंसू की जान के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते थे। जानती हूँ ये ट्रैक कुछ लोगों को पसंद नहीं आएगा, लेकिन हकीकत में तो यही होता है। आंसी को संभालने के लिए उसका पूरा परिवार है, लेकिन कुछ लड़कियों के पास तो कोई नहीं होता। इस ट्रैक को पॉजिटिव लेना, क्योंकि इसके बाद बहुत कुछ बदलने वाला है। अब तक बने हुए हैं मेरे साथ तो आगे भी बने रहिए। और एक सबसे इम्पोर्टेंट बात, मैं किसी भी तरह से प्रेगनेंसी को प्रोमोट नहीं कर रही और ना मैं उसके साथ कुछ गलत करूँगी। बहुत लोगों ने कहा था कि आंसू प्रेग्नेंट कैसे हो सकती है, वो बच्ची है, लेकिन एक सच भी यह है कि चाहे वो 11 साल की ही क्यों ना हो, अगर उसके पीरियड्स होते हैं तो वो प्रेग्नेंट हो सकती है। मैंने ऐसे बहुत केसेस देखे हैं। आजकल अनुष्का सेन की एक न्यू सीरीज आ रही है जिसमें वो 14 साल की उम्र में प्रेग्नेंट है, लेकिन गलती उसकी नहीं है, बल्कि आप लोग समझदार हो, समझेंगे मैं क्या लिख रही हूँ। कोई भी किसी चीज़ को प्रमोट नहीं करता है, बस हकीकत से रूबरू करवाता है। अब आगे बढ़ते हैं कहानी की और उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे इस वक्त बेड पर बैठी अपनी गुड़िया से खेल रही थी, तभी उसके दिमाग में क्या आता है, वो एक रिबन पकड़ विवान के बालों से खेलने लगती है। वहीं विवान उससे बार बार नाश्ता खिलाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आंसी अपना मुंह नहीं खोल रही थी। विवान प्यार से कहते हैं, आंसू ऐसे परेशान नहीं करो,
ब्रेकफास्ट कर लो बेटा। आंसी नाम में सर हिलाकर बेहद मासूमियत से कहती है, आंसू को ये नहीं खाना। इतना बोल वो फिर से अपनी गुड़िया से खेलने लगती है। विवान एक बार आंसी के मासूम चेहरे को देखता है, फिर उसके हाथ से गुड़िया लेकर उसे साइड में रखता है। आंसी को समझ नहीं आता विवान ने गुड़िया साइड में क्यों रखा। वो अपने बाजू में रखी गुड़िया को देखती है। तब विवान एक गहरी सांस लेकर खुद को शांत करता है, फिर आंसी का हाथ पकड़ उसे उसके पेट पर रखता है। आंसी अपनी गुड़िया जैसी आंखों को टिमटिमाते हुए कभी विवान को देखती है तो कभी अपने हाथ को जो उसके पेट पर था। विवान प्यार से कहते हैं, आंसू तुम्हें पता है तुम्हारे पेट में एक छोटा सा बेबी है, अगर तुम अभी ब्रेकफास्ट नहीं करोगी तो वो भी भूखा रहेगा। तुम्हें अच्छा लगेगा अगर तुम्हारा बेबी भूखा रहे तो। बेबी का नाम सुन पहले आंसी को समझ नहीं आता, लेकिन फिर वो खुश हो जाती है और ताली बजाते हुए कहती है, आंसू का भी छोटे बेबी आएगा मम्मा के जैसे, वो आंसू के साथ खेलेगा ना। सोचते हुए, आंसू ना उसका नाम टेडू रखेगी। हाँ टेडू रखेगी उसका आंसू नाम। इतना बोल वो खिलखिलाकर हंस देती है। वहीं विवान बस अपने चेहरे पर झूठी मुस्कुराहट सजाए अपने सामने बैठी उस मासूम बच्ची को देख रहा था, जो उस बच्चे को लेकर खुश हो रही थी, जो उसके साथ की गई हैवानियत की निशानी था। इसे उस वक्त खुद पर गुस्सा आ रहा था। वो इस वक्त खुद को बहुत असहाय महसूस कर रहा था, जो चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा था। इतना बड़ा डॉक्टर होकर भी वो खुद को इस वक्त लाचार समझ रहा था। विवान प्यार से उसका माथा चुमकर कहता है, तुम्हें उसके साथ खेलना है ना, इसलिए जल्दी से ब्रेकफास्ट कर लो, क्योंकि तुम ब्रेकफास्ट करोगी तभी तो तुम्हारा बेबी भी खाएगा। वो इतना ही कहता है कि तभी वहाँ एक गुस्से से भरी आवाज़ गूंजती है। ये आवाज़ किसी और की नहीं, आरव की थी। वो गुस्से में कमरे के अंदर आते हुए कहते हैं, भाई आप ये क्या बता रहे हैं इसे, ना इसका और ना हमारा इस बच्चे से कोई लेना देना है। आरव की तेज आवाज़ सुन आंसी डर जाती है और झट से विवान के गले लग जाती है। विवान उसके बालों में हाथ फेरकर उसको शांत करने की कोशिश करते हुए आरव से हल्के गुस्से में कहता है, तू थोड़ा शांति से बात नहीं कर सकता है, दिख नहीं रहा ना बच्ची है, डर गई ये तेरे गुस्से से। विवान की बातें सुन आरव को भी एहसास होता है कि उसे आंसी के सामने इस तरह से गुस्से में बातें नहीं करना चाहिए था। वो आंसी की तरफ देखता है जो विवान के गले लग सिसक रही थी। आरव आंसी को एक नज़र देखता है, फिर कमरे से निकल जाता है। विवान बस उसे ज़्यादा देखते हुए कर रहा था। वो आंसी को खुद से दूर कर उसके आंसुओं को पोंछता है और प्यार से कहता है, मेरी गुड़िया की इतनी सुंदर आंखों में इतने मोटे मोटे आंसू क्यों। आंसी मासूमियत से अपने दोनों हाथ की अंगुलियों को आपस में उलझाते हुए कहती, आरव भैया ने आंसू को डांटा। विवान उसका चेहरा अपने हाथों में भरकर प्यार से कहता है, नहीं विवान बच्चा, आरव भैया ने आपको डॉल को क्यों डांटेंगे, वो तो अपनी लिटिल डॉल से बहुत प्यार करते हैं। बात बदलते हुए, अच्छा अब बहुत बात हो गई, अभी फटाफट ब्रेकफास्ट करेंगे। विवान आंसी को पूरा ब्रेकफास्ट करवा देता है और वहीं आंसी उसके साथ बैठकर कुछ देर खेलती है। जब आंसी की पलकें भारी होने लगती है तो वो उसे अच्छे से सुलाकर रूम से बाहर निकल जाता है। आरव इस वक्त जिम में था। वो लगातार पंचिंग बैग पर मुक्के मार रहा था। शर्टलेस होने के कारण पसीने उसकी बॉडी काफ़ी अट्रैक्टिव लग रही थी। वो लगातार पंचिंग बैग पर मुक्के की बरसात कर रहा था। उसकी आंखें गुस्से से लाल थी, उसके हाथ की नसें साफ नज़र आ रही थी। जो भी सुबह हुआ वो सब एक पिक्चर की तरह उसकी आंखों के सामने घूम रहा था। उसके कानों में बार बार विवान के कहे गए शब्द गूंज रहे थे, सी इज़ 1 वीक प्रेग्नेंट, आंसू माँ बनने वाली है। ये शब्द याद करके उसका गुस्सा बढ़ता जा रहा था। वो गुस्से में चिल्लाता है, आह। इस वक्त उसकी आवाज़ में एक अलग ही दर्द, एक अलग ही गुस्सा था। वो गुस्से में दांत पीसते हुए कहता है, किसी को नहीं छोड़ूंगा वीरेंद्र, तेरी मौत तेरे भाई से भयानक होगी, इतनी भयानक कि लोग माफिया ब्रदर्स के नाम से कांपेंगे। राघव जिम के अंदर आते हुए अपनी सर्द आवाज में कहता है, भयानक मौत देगा कैसे, खुद को तकलीफ पहुंचाकर। राघव को देख आरव कुछ नहीं कहता। राघव के साथ विवान भी था। वो गुस्से में आरव को से कहता है, ये सब क्या हरकतें कर रहा है तू। विवान की बातों पर आरव भी गुस्से में कहता है, मेरे छोड़िए भाई, आप क्या कह रहे थे, जिस बच्ची को आपको मारना चाहिए उस बच्चे के बारे में आप आंसू को बता रहे थे। विवान शांति से कहता है, वो बच्चा आंसू का है, उसका सच जानने का हक था। विवान को इतना शांति से बोलता देख आरव का गुस्सा और बढ़ जाता है। वो गुस्से से तेज आवाज में कहता है, जब उसे सच बता ही रहे हैं तो उसे हर सच से रूबरू करवाइए, बताइए उसे कि क्या हुआ है उसके साथ। जब वो बच्ची सवाल करे तब उसके हर सवाल
सवाल का जवाब दीजिएगा और उसे ये भी बताइएगा कि उसके पेट में पल रहे बच्चे का बाप कौन है। गहरी सांस लेकर खुद को शांत कर, मानता हूँ मैं सबको इस वक्त सेल्फिश लग रहा हूँ, लेकिन उस अजन्मे बच्चे के कारण मैं आंसू की ज़िंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगा। विवान जो कब से चुपचाप आरव की बातें सुन रहा था, वो आराम से कहता है, सिर्फ तुम क्या, हम भी नहीं चाहते कि वो बच्चा दुनिया में आए। तुम्हारी बातें गलत नहीं, लेकिन तुम सिर्फ सिक्के का एक पहलू देख रहे हो, दूसरा नहीं सोचते हुए। आज जब मैंने आंसू को कहा कि वो माँ बनने वाली है तो उसके चेहरे पर एक अलग ही खुशी, आंखों में एक अलग ही चमक नजर आ रही थी। एक पल को उसे देख मुझे ऐसा लगा कि हमें हमारी आंसू वापस मिल गई है। बहुत खुश है वो उस आने वाले बच्चे के लिए, और हम उस बच्ची से उसकी खुशियाँ तो नहीं छीन सकते ना। इतना बोल वो आरव की तरफ देखता है, उस चीज़ की आंखें नम थी। वो नम आंखों से कहता है, भाई मेरी उस बच्चे से दुश्मनी नहीं है, लेकिन आंसू वो बच्ची है। इतना बड़ा हादसा हुआ है उसके साथ है भाई, कई लोगों के द्वारा बलात्कार हुआ है उसके साथ। इतना बोल सब झेलने के बाद आपको लगता है कि आंसू बच्चा कंसीव कर पाएगी। विवान तुम्हें पता है पहले के टाइम में 11-12 की उम्र में शादी होती थी और 14-13 की उम्र में तक बच्चे भी हो जाते थे। पहले के वक्त में सुविधाएं नहीं थी, लेकिन फिर भी बच्चों को जन्म दिया जाता था। आंसू तो 16 साल की है और अकेले भी नहीं है। हम लोग उसे संभालने के लिए अच्छे से ख्याल रखेंगे। हम लोग आंसू का इस बच्चे के कारण, अगर आंसू नॉर्मल होती है तो ये बच्चा ही हमारी आखिरी उम्मीद है। आंसू को उस सदमे से पूरी तरह बाहर निकलने के लिए राघव जो कब से उसकी बातें सुन रहा था, वो अपनी वहीं सर्दाबाज में कहता है, बच्चा आंसू का है तो अब वहीं डिसाइड करे कि उसे बच्चा चाहिए या नहीं। इस बारे में कोई और बात नहीं होगी। विवान परेशान होकर कहता है, लेकिन भाई अबॉर्शन पॉसिबल नहीं है। राघव कोई ना कोई रास्ता तो निकल ही जाएगा दोनों को देखते हुए। और तुम दोनों, अब मुझे तुम दोनों की फालतू की बहस नहीं सुननी, क्योंकि तुम लोगों की हरकतें का असर आंसू पर पड़ेगा और मैं ये बिल्कुल नहीं चाहता। आरव और विवान दोनों सॉरी कहते हैं। तभी राघव का फ़ोन बजता है। वो जब फ़ोन देखता है उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है। ये मुस्कान काफ़ी खतरनाक थी, जो कुछ भयानक होने का अंदाज़ा कर रही थी। आरव राघव के चेहरे को देख असमंजस से कहता है, क्या हुआ भाई, क्या आया है फ़ोन में? आरव और विवान दोनों उसके जवाब का इंतजार कर रहे थे। तब राघव मुस्कुराकर कहता है, बकरे को हलाल करना है, इसलिए पहले खातिरदारी होगी। राघव की बातें सुन आरव और विवान के चेहरे पर भी खतरनाक मुस्कान आ जाती है। लोगों को एंजी का प्रेग्नेंट होना गलत लग रहा है। कुछ लोगों ने ये भी कहा है कि विवान गायनेकोलॉजिस्ट है, चाहता तो आंसी को प्रेग्नेंट करने से रोक सकता था। अगर ऐसा ही होता तो रेप के बाद कोई भी लड़की प्रेग्नेंट नहीं होती। किसी ने मुझे कहा था रिसर्च करके लिखना चाहिए था। मैंने जब इससे कहानी स्टार्ट की तब से रिसर्च कर रही हूँ। आखिर में बस इतना ही कहना है, ये कहानी एक ऐसी है जो हकीकत में होता है वही दिखा रहे हैं, लेकिन इसमें एक चीज़ ऐसी है जो हकीकत में मिलना मुश्किल है, और वो है सपोर्ट करने वाली फैमिली। कुछ लोग आंसी के हीरो की डिमांड कर रहे हैं आंसी को इंसाफ दिलाने के लिए। क्यों भाई, उसके तीनों भाई कम पर गए हैं क्या? आगे ढेर सारे धमाके इंतज़ार कर रहे हैं। आप जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो मेरा मन भी धमाका करने का नहीं होता है। शाम का वक्त था। एंसी कमरे में थी और रेयांश के साथ खेल रही थी। उसके साथ राघव भी था। इस वक्त रेयांश राघव की गोद में था और एंसी को देख खिलखिलाकर हंस रहा था। एंसी रेयांश के छोटे छोटे हाथों को छूकर मासूमियत से कहती है, तुम्हारा हाथ कितना छोटू सा है, अपने हाथों को देख, मेरे हाथों से भी छोटू से। इतना बोल वो खुद ही खिलखिलाकर हंसने लगती है। राघव बस प्यार से आंसी को देख रहा था। कभी वो आंसी को देखता, कभी अपने गोद में बैठे अपने बेटे को। वो अपने बेटे को देख मन में कहता है, थैंक यू बेटा, कुछ देर के लिए सही मेरी बच्ची के चेहरे पर मुस्कुराहट लाने के लिए, जिसे हम नहीं संभाल पा रहे थे, जिसके दर्द को हम नहीं भर पा रहे थे, उसे तुम्हारी मासूम मुस्कान ने कुछ देर में ही लिए ही सही, लेकिन उसके जहन से उस दर्द को मिटा दिया। इतना बोल वो मुस्कुराकर प्यार से अपने बेटे का माथा चूम लेता है। रेयांश बस अपनी टिमटिमाती हुई आंखों से मुस्कुराकर अपने पापा को देख रहा था, जैसे वो अपने पापा की मन की बात खूबी समझ रहा हो। वो लोग खेल ही रहे थे कि तभी सिया कमरे में आती। आंसी को देख इस तरह मुस्कुराते देख उसके दिल को एक सुकून पहुंच रहा था। वो आंसी के पास जाकर प्यार से अब उसके सर पर हाथ फेर कर कहती है, क्या कर रहा है मेरा बाबू?
बच्चा बाबू से खेल रहा है। आयंसी हाँ में सर हिलाते हुए कहती है, हाँ आंसू बाबू के साथ खेल रही है। सिया कुछ सोचते हुए कहती है, आंसू चलो हम लोग नीचे चलकर खेलते हैं, नीचे ना सब हैं, तुम्हारे आरव भैया, विवान भैया, तानी भाभी और अभी दीदी, चलो हम लोग भी नीचे चलकर खेलेंगे। इतना बोल वो जैसे आयंसी का हाथ पकड़ती है वो सिया का हाथ झटक देती है और खुद में सिमटते हुए कहती है, नहीं आंसू को नहीं जाना, नहीं जाना आंसू को, वो गंदे लोग आ जाएंगे। इस वक्त आयंसी के चेहरे पर डर साफ साफ नजर आ रहा था, लेकिन आज उन लोगों ने तय कर लिया था कि वो आयंसी को कमरे से बाहर लेकर कर रहेंगे, लेकिन क्योंकि ज़िंदगी भर वो लोग आयंसी को कमरे में बंद नहीं रख सकते थे। आयंसी धीरे धीरे पैनिक करने लगती है तो राघव जल्दी से रेयांश को सिया के गोद में देता है और आयंसी के बालों में हाथ फेरते हुए प्यार से कहता है, आंसू रिलैक्स करो बेटा, कुछ नहीं हुआ है। आंसू तो घर पर हैं तो कोई कैसे आएगा, ये तो घर तो आंसू का है, अगर कोई आए तो घर में तो भैया उसे पनिशमेंट देंगे। आयंसी नम आंखों से राघव को देख सकते हुए कहती है, सच्ची भैया पनिशमेंट देंगे उन्हें। राघव प्यार से उनका माथा चुमकर कहता है, हाँ बच्चा भैया उन्हें पनिशमेंट देंगे, अगर उन्होंने आंसू को परेशान किया तो। अब चलो नीचे चलते हैं। रेयांश की तरफ देखकर, देखो रेयांश भी चल रहा है, आयंसी के आंसू पोंछ, अब रोना बंद करो वरना रेयांश नहीं खिलेगा तुम्हारे साथ। आयंसी झट से अपने आंसुओं को पोंछ रेयांश को देख कहती है, देखो आंसू नहीं रो रही, अब तुम खिलोगे ना आंसू के साथ। आयंसी की मासूम बातें शायद रेयांश समझ गया था, इसलिए वह हंसने लगता है। उसे हंसते देख आयंसी के होठों पर भी मुस्कान आ जाती है थी। आयंसी की वो पैनिक करता देख राघव और सिया डर गए थे, क्योंकि इस वक्त आयंसी प्रेग्नेंट थी और ऐसे में उन दोनों का आयंसी को लेकर चिंता करना लाजिमी था। भले वो दोनों आयंसी के भाई भाभी थे, लेकिन उन दोनों ने उसे हमेशा अपनी बेटी मानना है और अपने बच्चे को तकलीफ में देख माँ बाप को भी तकलीफ होती है। इस वक्त वही हाल राघव और सिया का था। इस वक्त सभी लोग हॉल में मौजूद थे, तभी उन लोगों की नज़र सीढ़ियों पर जाती है जहां से आयंसी राघव और सिया के साथ फुदकते हुए आ रही थी। राघव ने आयंसी का हाथ अच्छे से पकड़ा था ताकि वो गिरे नहीं। आयंसी के हाथ में उसकी गुड़िया भी थी। पूरे 1 महीने बाद आयंसी कमरे से बाहर निकली थी, जिस कारण सभी के दिलों में एक सुकून था। उन्होंने एक उम्मीद की किरण मिली कि आयंसी जल्दी ही उस हादसे से उभर जाएगी। इस वक्त पूरे बंगले में उसके परिवार के अलावा कोई मौजूद नहीं था। राघव ने पहले ही सभी नौकरों को छुट्टी दे दिया था ताकि आयंसी अनजान लोगों को देख डरने ना लगे। आयंसी नीचे आती है और टुकुर टुकुर हॉल में मौजूद सभी लोग देखते हैं। तानी जाकर सिया के हाथ से रेयांश को ले लेती है। सिया आयंसी का हाथ पकड़ उसे ले जाकर सोफे पर विवान के बगल में बैठा देती है। आयंसी अभी भी अपनी गुड़िया से खेलने में व्यस्त थी। सभी विवान को इशारा करते हैं ताकि वो आयंसी से बात करे। विवान आयंसी के सर पर प्यार से हाथ फेरकर कहता है, आंसू। विवान की स्नेह भरा स्पर्श अपने सर पर महसूस कर और उसकी आवाज़ सुन आयंसी विवान की तरफ देखती है। इस वक्त वो हद से ज़्यादा मासूम लग रही थी। विवान उसके मासूम चेहरे को देखते हुए कहता है, आंसू तुम्हें पता है ना, गुड़िया तुम्हारे पेट में एक छोटू सा बेबी है। बेबी का नाम सुन आयंसी के होठों पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ जाती है। वो हाँ में सर हिलाती है। उसके चेहरे पर बच्चे का नाम सुन खुशी साफ साफ नजर आ रही थी, जो सभी ने देखा। विवान एक गहरी सांस लेकर कहता है, आंसू तुम इस बेबी को रखना चाहती हो? आयंसी को सभी लोग देख रहे थे कि उसका जवाब क्या होगा। वहीं आयंसी असमंजस से विवान को देख रही थी, क्योंकि उसे विवान की बातें समझ नहीं आई। आयंसी के चेहरे के भाव देख विवान भी समझ गया कि आयंसी को उसकी बात समझ नहीं आई। विवान आयंसी का हाथ पकड़ उसे उसके पेट पर रखता है और आयंसी के चेहरे को देखते हुए कहते हैं, आंसू इस बेबी को तुम अपने साथ रखना चाहती हो? अगर रखना चाहती हो तो इसका ख्याल भी रखना पड़ेगा तुम्हें। अगर तुम्हें ये बेबी नहीं चाहिए तो बोलो, भैया इसे बेबी को तुमसे अलग कर देंगे। विवान की बातें जैसे खत्म होती है, आयंसी अपने दोनों हाथों से अपने पेट को कवर कर लेती है, जैसे वो अपने बच्चे को सबसे महफूज से रखना चाहती है। वो नम आंखों से विवान और सबकी तरफ देखकर कहती है, आंसू का बेबी है, आंसू बेबी नहीं देगी, किसी को नहीं देगी। इस वक्त आयंसी के चेहरे पर डर साफ साफ नजर आ रहा था, डर से उससे उसके बच्चे से अलग कर देने का, जैसे शायद वो नहीं चाहती थी। भले वो एक बच्ची थी, लेकिन थी तो एक माँ ही ना।
कैसे अपने बच्चे को खुद से अलग कर सकती थी। कैसे होने वाले वो है आंसी के प्रेगनेंसी का दौर जानने के लिए बने रहिए इस कहानी के साथ। विवानी ने जब कहा कि वो आंसी के से उसका बेबी अलग कर देगा तो ये सुन आंसी की आंखें नम हो जाती है। वो विवान से दूर हो सब फिर पर खुद के से समेट कर बैठ जाती है और अपने दोनों हाथ से अपने पेट को कवर पर ले लेती है, जिसे वो हर शख्स से अपने बच्चे को रक्षा कर रही हो। आंसू को ऐसे देख सभी को समझ आ गया था कि वो अपने बच्चे किसी को हाल में नहीं गिराएगी। विवान जब आंसी के करीब जाता है तो आंसी उससे दूर होते हुए नम आंखों से कहती है, आंसू का बेबी है, आंसू किसी को नहीं देगी। इतना बोल वो जोर जोर से रोने लगती है। उसे इस कदर रोता देख सभी परेशान हो जाते हैं, क्योंकि अब आंसी अकेली नहीं थी, उसके अंदर एक नन्ही सी जान पल रही थी। राघव आंसी के पास जाता है और धीरे से उसे अपने गोद में उठा गोद में लेकर सोफे पर बैठ जाता है और उसे अपने गले से लगा लेता है। आंसी भी राघव के गले लग सुबकते हुए कहती है, आंसू का बेबी है, आंसू नहीं देगी बेबी, भैया आंसू का बेबी ले लेंगे। राघव उसके बालों में हाथ प्यार से फेरते हुए कहता है, कोई नहीं लेगा आंसू का बेबी उससे। आंसी राघव के सीने में से अपना चेहरा निकाल उसको देखते हुए कहती है, सच्ची इस वक्त आंसी बहुत प्यारी लग रही थी। उसका नाक रोने के कारण से हल्का लाल हो गया था और आंखों में अभी भी पानी था। राघव उसके आंसू पोंछ प्यार से उसका माथा चुमकर कहता है, मुच्ची इतना ही सुनना था कि आंसी के चेहरे पर प्यारी सी मुस्कुराहट आ जाती है। वो अपने पेट पर हाथ रख मासूमियत से कहती है, सुना टेडू तुमने, अब तुम्हें मुझसे कोई अलग नहीं करेगा। जब तुम आ जाओगे तब मैं तुम और रेयान से खेलेंगे। आंसी अपने होने वाले बच्चे से बात करने में व्यस्त थी, वहीं बाकी सब उसकी हरकतें देख रहे थे। ये सब आरव से और नहीं देखा जा रहा था। वो वहाँ से उठकर चला जाता है। सभी बस उसे जाते हुए देखते रहते हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि आरव क्यों चला गया था। आंसी आरव को जाते देख राघव कहती है, आरव भैया आंसू से गुस्सा है। राघव मुस्कुराकर कहता है, नहीं बच्चा, आरव भैया तुमसे गुस्सा क्यों रहेंगे, वो तो तुमसे बहुत प्यार करते हैं ना। अभी सोफे से उठकर कहती है, मैं देखती हूँ। इतना कहा वो आरव के कमरे की तरफ चले जाती है और तानी सिया किचन में आंसी के लिए हेल्दी खाना बनाने, क्योंकि वो लोग आंसी के हेल्थ को ले किसी भी प्रकार रिस्क नहीं लेना चाहते थे। विवान आंसी के चेहरे को प्यार से छूकर कहता है, चलो आंसू हम दोनों खेलेंगे। आंसी विवान का हाथ अपने चेहरे से हटाकर अपना चेहरा फेरकर कहती है, आंसू भैया से गुस्सा है। आंसू की हरकत पर राघव को हंसी आ जाती है। विवान कान पकड़कर कहता है, सॉरी बच्चा, भैया से गलती हो गई, अब भैया ऐसा नहीं करेंगे। विवान की बातें सुनने पर भी आंसी उसकी तरफ नहीं देखती। तब वो प्यार से आंसी के पेट को छूकर कहता है, देखा बेबी, तुम्हारा मम्मा मुझसे गुस्सा हो गई, तुम तो गुस्सा नहीं होना। बच्चे की आवाज़ सुनने का नाटक करते हुए, क्या कहा तुमने, मुझे माफ़ कर दिया दुखी होकर, लेकिन तुम्हारी मम्मा ने मुझे माफ़ नहीं किया। आंसी विवान को देखकर कहती है, आंसू ने आपको माफ़ कर दिया, लेकिन आपको आंसू के साथ खेलना होगा। विवान मुस्कुराकर कहता है, क्या खेलना है मेरी छोटी सी गुड़िया को। आंसू कुछ सोचते हुए कहती है, जिसके उसके आंखों में चमक आ जाती है। वो मुस्कुराकर विवान के गलों को खींचकर कहती है, मैं मम्मा बनूंगी और आप मेरे बाबू बनना, ठीक है। विवान मुस्कुराकर कहता है, ठीक है मेरी माँ, अपनी छोटी सी गुड़िया के लिए तो मैं कुछ भी बन जाऊंगा। राघव आंसी को विवान के गोद में दे देता है और कहता है, इसका ध्यान रखना, मैं आता हूँ। इतना बोल वो अपने स्टडी रूम में चला जाता है। वहीं आंसी विवान के साथ खेलने लगती है। अभी जैसे आरव के कमरे में का दरवाज़ा खुलती है, उसे खांसी आने लगती है, क्योंकि पूरा कमरा सिगरेट के धुएं से भरा पड़ा था। अभी का ध्यान बेड पर बैठे आरव पर जाता है, जो किसी गहरे सोच में से गुम सिगरेट के लंबे लंबे कस ले रहा था। अभी जाकर सारी खिड़कियाँ खोलती है, फिर आरव के पास जाती है और उसके हाथ से सिगरेट छीन उसे एस्ट्रे में डाल देती है। आरव जब पैकेट से दूर तीसरी सिगरेट जलाने जाता है तो अभी गुस्सा आ जाता है। वो उस सिगरेट और लाइटर को छीन बालकनी में जाकर वहाँ से नीचे फेंक देती है। जब वो कमरे में आती है तो देखती है आरव अभी भी वैसा ही बैठा है। अभी गहरी सांस लेकर आरव के पास जाकर उसके सामने बेड पर बैठ जाती है और उसके हाथों को अपने हाथों में लेकर कहती है, क्या हुआ है तुम्हें, एक पल रुककर ये सोचकर परेशान हो ना कि आंसू खुद बच्ची है तो वो बच्चे को कैसे जन्म देगी। आरव, जब पता है तो पूछ क्यों रही हो।
अभी उसके चेहरे को अपने हाथों में भरकर कहती है, तुम आंसू के लिए परेशान हो, ये गलत नहीं है, लेकिन तुमने कभी सोचा कि तुम्हारी बेरुखी आंसू पर क्या असर पड़ रहा है? उसे लगता है कि तुम उससे गुस्सा हो। आंसू नादान है, ये वक्त उसके लिए बहुत नाजुक है। ऐसे वक्त में उसे अपने परिवार की ज़रूरत है, लेकिन तुम क्या कर रहे हो? अपने गुस्से में आंसू को दुखी कर रहे हो। पहले ही वो बच्ची बहुत कुछ झेल चुकी है, उसे नहीं पता उसके साथ क्या हुआ है। उसे इस वक्त बस इतना समझ आ रहा है कि एक बच्चा आएगा जो उसके साथ खेलेगा। हमें आंसू को हर परेशानी से दूर रखना है। और तुम क्या कर रहे हो? अपने गुस्से में उस मासूम बच्ची के दिल को चोट पहुंचा रहे हो। जिस तरह तुम तीनों भाई की जान बसती है ना आंसू में, उसी प्रकार आंसू के लिए तुम तीनों उसकी ज़िंदगी हो। देखा ना था तुमने कैसे डर रही थी वो अपने तीनों से? अच्छा लग रहा था तुम्हें उससे खुद से यूँ डरता देख? नहीं ना, बस इतना सोच लो कि ये आने वाला बच्चा एक उम्मीद है जो आंसी को पूरी तरह ठीक कर देंगे। अभी की बात सुन आरव की आंखें नम हो जाती है। वह झट से अभी को गले लगाकर कहता है, मैं अपनी बच्ची को दुख नहीं देना चाहता हूँ, लेकिन उसे इस हालत में देख भी नहीं पा रहा हूँ। मैं कैसे बर्दाश्त कर सकता हूँ? कोई भी भाई, उसकी छोटी सी बहन शादी से पहले माँ बनने वाली है अभी से अलग होकर। अगर आंसू किसी से प्यार करती और तब ये सब होता तो हम उसकी गलती समझकर आंसू को माफ़ कर देते, लेकिन यहाँ तो सब उल्टा है। भले हम इस बच्चे को अपना ले, लेकिन समाज वो तो नहीं अपनाएगा ना। हमारा राज चलता है दुनिया में, ये सच है, लेकिन एक सच ये भी है कि हम इस समाज से हैं। कभी न कभी आंसू को इस समाज का सामना करना ही पड़ेगा। हर बार हम लोग उसके साथ नहीं हो सकते। माना समाज का मुंह बंद हम नहीं करवा देंगे, लेकिन वो बच्चा अगर उसने कभी सवाल किया कि उसका बाप कौन है, तब हम क्या कहेंगे? क्या बताएंगे उसे कि वो एक नाजायज़ बच्चा है? ना आंसू को समझ है इन सारी चीज़ों का, और ना उस बच्चे को समझ होगी। आरव की बातों में सच्चाई थी जो अभी भी समझ रही थी। भले आप एक पावरफुल फैमिली से हो, लेकिन समाज का सामना तो करना ही पड़ता है। आरव को ये सोचकर टेंशन हो रही थी कि आयंसी की आगे की ज़िंदगी क्या होगी। वो पूरी ज़िंदगी इस बच्चे के साथ तो नहीं रह सकती। सब आयंसी की खुशियाँ देख रहे थे, लेकिन कोई ये नहीं सोच रहा था कि आगे उसकी ज़िंदगी क्या होने वाली थी। आयंसी सोफे पे बैठी अपनी गुड़िया से खेल रही थी और विवान उसे खाना खिला रहा था। आयंसी भी चुपचाप खाना खा रही थी, क्योंकि खाने में चीनी पनीर था जो कि उसकी फेवरेट थी। अचानक खाते खाते आयंसी को पता नहीं क्या सोचता है। वो झट से सोफे से उठती है, लेकिन वो तभी सोफे से स्लिप हो जाती है और वो गिरने वाली होती है, लेकिन तभी उसे कोई पकड़ लेता है। गिरने के डर से आयंसी कसकर अपनी आंखें बंद कर लेती है। उसके चेहरे पर डर साफ साफ नजर आ रहा था। तभी उसके कानों में एक आवाज़ आती है, आंसू ठीक हो ना तुम? इस आवाज़ को सुन आयंसी धीरे धीरे अपनी आंखें खुलती है और उस शख्स को देखने लगती है जिसने उसे बचाया था। उसे बचाने वाला शख्स कोई और नहीं बल्कि आरव था। वो हॉल में आया ही था कि उसे उस सोफे पर आयंसी खेलती हुई नजर आई, लेकिन वो उसके पास पहुंचता उससे पहले ही आयंसी सोफे से गिरने वाली थी, इसलिए झट से जाकर आरव ने उसे बचा लिया। इस वक्त आरव के चेहरे पर आयंसी के लिए चिंता साफ साफ नजर आ रही थी। बस अब तक वहाँ राघव और विवान भी आ गए थे। आयंसी का चेहरा रोने जैसा हो गया था। वो अपने पेट पर हाथ रखकर सिसकते हुए कहती है, टेडू। राघव और विवान जल्दी से उसके पास से जाते हैं। राघव आयंसी को सिसकते हुए देख परेशान होकर कहता है, क्या हुआ बच्चा, रो क्यों रही हो तुम? आयंसी का हाथ उसके पेट पर देख, आंसू का क्या हुआ, पेट में दर्द हो रहा है क्या? इस वक्त राघव और विवान दोनों के चेहरे पर आयंसी के लिए चिंता साफ साफ नजर आ रही थी। वो लोग और कोई सवाल करते उससे पहले आरव कहता है, कुछ नहीं हुआ है, आंसू को सोफे से गिरने वाली थी, लेकिन मैंने वक्त पर पकड़ लिया। आरव की बात सुन उसके जान में जान आती है। राघव आयंसी के चेहरे को अपने हाथों में प्यार से भर उसके माथे को चुमकर कहता है, तुमने तो हमें डरा ही दिया गुड़िया। विवान, आंसू, मैंने कहा था ना कि सोफे पर बैठकर खेलो, फिर क्यों उठी तुम सोफे से? अगर गिर जाती तो चोट लग जाती ना बच्चा। इस वक्त राघव और विवान दोनों के चेहरे पर आयंसी के लिए चिंता साफ साफ नजर आ रही थी। उन्हें देख आयंसी मासूमियत से कहती है, टेडू, विवान
तुम्हारा टेडू ठीक है बच्चा, कुछ नहीं हुआ है उसे, लेकिन तुम्हें उसका अच्छे से ख्याल रखना पड़ेगा। अंशी हाँ में सर हिलाकर अपने पेट पर हाथ रख मासूमियत से कहती है, सॉरी टेडू, आंसू दोबारा ऐसा नहीं करेगी। इस वक्त अंशी के चेहरे पर दुनिया जहाँ की मासूमियत थी, वो जिस तरह से अपने होने वाले बच्चों से बात कर रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे उसका बच्चा उसकी सारी बातें सुन रहा हो। सिया ने डाइनिंग टेबल पर डिनर लगा दिया था। वो सबको बुलाने आती है। आरव को भूख नहीं थी, इसलिए उसने कहा कि वो अंशी के साथ रहेगा। सभी डाइनिंग टेबल के पास चले जाते हैं और आरव अंशी के साथ सोफे पर बैठा था। अंशी एकटक अपनी मासूम आंखों से आरव को देख रही थी। तब आरव प्यार से कहता है, क्या हुआ बच्चा, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? अंशी मासूमियत से कहते हैं, भैया आंसू से गुस्सा है, आंसू ने गलती की है न क्या? अंशी की बातें सुन आरव को काफ़ी बुरा लगता है, क्योंकि उसके गुस्से के कारण अंशी डॉल को लगा कि वो गुस्सा है। आरव झट से अंशी को गले लगा देख लेता है और उसके बालों में हाथ फेरते हुए प्यार से कहता है, किसने बोला कि मैं बेटू से भैया तुमसे गुस्सा है? भैया अपनी छोटी सी गुड़िया से कभी गुस्सा नहीं हो सकते, और मेरी गुड़िया ने कोई गलती नहीं की। अंशी आरव से अलग हो मासूमियत से कहती है। सच्ची? आरव मुस्कुराकर कहता है, मुझे इतना बोल। वो आरव फिर से अंशी को गले लगा लेता है। वहीं ये सब देख राघव और विवान खुश थे। सभी का डिनर हो जाता है। सिया अंशी के पास आकर कहती है, चलो बेटा सोने का टाइम हो गया है। आरव, भाभी आज आंसू मेरे पास सो जाएगी। सिया परेशान होते हुए कहती है, आंसू आपके पास कैसे सो पाएगी? वो आधी रात को डर से उठ जाती है, आपको परेशानी होगी। आरव, भाभी अब चिंता मत करो, मैं संभाल लूँगा आंसू को। सिया कुछ कहती उससे पहले ही राघव कहता है, सोने दे आंसू को आरव के साथ, उसका डर खत्म होगा और आरव उसे अच्छे से संभालेगा। सिया एक नज़र अंशी को देखती है जो खेलने में बिजी थी। उसे देख ऐसा लग रहा था कि उसे इन सब चीज़ों से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा हो। विवान अंशी को एक नज़र देख आरव से कहता है, आंसू अगर पैनिक करने लगे तो उसे कैसे संभालना है ये तुम अच्छे से जानते हो। आरव हाँ में सर हिलाता है। सभी अपने कमरे में चले जाते हैं। आरव भी अंशी को गोद में उठा अपने कमरे की तरफ बढ़ जाता है। अंशी एकटक आरव का चेहरा देख रही थी। तब आरव प्यार से कहते हैं, आज आंसू अपने आरव भैया के साथ सोएगी जैसे लंदन में सोती थी। आरव अपने रूम में पहुंचा अंशी को धीरे से बेड पर बैठाता है जैसे वो कोई कांच की गुड़िया हो। अंशी को बेड पर बैठा वो क्लोजेट में जाकर कपड़े बदल कर आता है। इस वक्त आरव ने ट्राउजर और टी शर्ट पहन रखा था। हालांकि उसे टी शर्ट में नींद नहीं आती थी, उसे हमेशा शर्टलेस सोने की आदत थी, लेकिन अंशी की वजह से उसने टी शर्ट पहना ताकि वो डरे नहीं और ना आरव को शर्टलेस देख पैनिक करे। आरव जैसे अंशी के पास आता है, आरव को धक्का देकर वहाँ से भाग जाती है। आरव को समझ ही नहीं आता कि अचानक क्या हो गया। आगे की कहानी अगले भाग में पढ़िए। तब तक के लिए धन्यवाद। मेरे साथ ये कहानी सुनिए दोपहर 12:30 बजे और अपनी समीक्षा देना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और सुनिए रोज एक नई कहानी। तब तक के लिए आप हमारी पुरानी कहानियों को भी सुन सकते हैं। धन्यवाद।